ये सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। और गद्य काव्य की बात आती है और चंपू काव्य, इनका क्या, दोनों के विषय में भेद क्या है? गद्य काव्य के अगर हम इतिहास की बात करें तो संस्कृत गद्य का आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों से होता है और उपनिषदों से देखा जाता है ना। जब वैदिक साहित्य का प्रारंभिक काल था जिसमें संहिता लिखे गए, संहिताओं के बाद ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक आए, आरण्यकों के बाद उपनिषद ग्रंथ आए। तो हमने देखा गद्य का आरंभ कहाँ से हुआ? ब्राह्मण ग्रंथों से हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों ने संहिता भाग का ही व्याख्या भाग है, और उपनिषदों का जो ज्ञान कांड के रूप में प्रसिद्ध हुई है वो भी गद्य में देखी गई है। गद्य और पद्य दोनों में बहुत दिनों तक सरल स्वाभाविक शैली में गद्य लिखने की परंपरा चली रही। प्राचीन शिलालेखों में गद्य का काव्य में रूप प्राप्त होता है। इस दृष्टि में रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख है ना, 150 ईसा तथा हरिशेन रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति पत्र 360 ईसा का महत्वपूर्ण है। ये दोनों साहित्यिक गद्यों के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। गद्य काव्य को स्मरण रखने का श्रम आलोचकों की अपेक्षा गद्य काव्य का ऊंचा मानदंड, इन तीनों कारणों से गद्य काव्य की रचना कम हुई। एक तो इसको स्मरण करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इतना याद रखना कठिन रहता है। करे पद्य विधा की सुकुमारता, लयात्मकता, संगीतात्मकता, रचनात्मकता और सुविधादि गुणों के कारण पद्य रचना द्वारा लोक यश एवं प्रशंसा प्राप्त करना कवियों के लिए सरल कार्य था, परंतु गद्य रचना में इन गुणों को उत्पन्न करना थोड़ा कठिन था। इसलिए अधिकांश कवियों की सहज प्रवृत्ति पद्य रचना की ओर अधिक रही है। गद्य रचना के संदर्भ में यह उक्ति भी प्रसिद्ध है। वे क्या कहा? गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। वे जब वो गद्य के प्रशंसा आने लगी, गद्य लोगों को पसंद आने लगा, तो तब उस समय की ये उक्ति कही गई है कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। गद्य काव्य का एक भाई बहुत महत्व है। तो ऐसे ही कहा कि गद्य काव्य मुख्यतः दो भेदों में आता है, एक कथा के रूप में आता है, दूसरा आख्यायिका के रूप में आता है। और इसका समय जो प्रारंभ माना जाता है जो लौकिक साहित्य में, प्रायः 6ठी या 7वीं शताब्दी ईसा में कुछ महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए, जिसमें दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट तीनों के नाम आते। बाणभट्ट की कादंबरी है दंडी का दशकुमार चरित, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। हम इनके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ करेंगे। तो दंडी की बात करते तो दंडी ने दशकुमार चरित के रूप में एक अद्भुत कथा काव्य लिखा है ना। दंडी का समय विवादास्पद है, किंतु अधिकांश विद्वान इनका काल 6ठी शताब्दी मानते हैं। परंपरा से दंडी के 3 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। इनमें दूसरा ग्रंथ काव्यादर्श और तीसरा ग्रंथ अवंती सुंदरी कथा। तो पहला कौन हुआ? दशकुमार चरित। दूसरा ग्रंथ इनका है ना काव्य आदर्श, और तीसरा अवंती सुंदरी कथा। तो इस तीसरे ग्रंथ से के रचयिता के विषय में कुछ विवाद है। दशकुमार चरित अव्यवस्थित रूप में मिलता है। इसके 3 भाग प्राप्त होते हैं। पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास है, मूल भाग 8 उच्छ्वास है, तथा उत्तर पीठिका 1 उच्छ्वास है। मूल भाग में 8 कुमारों की कथा का वर्णन है। पूर्व पीठिका को मिलाकर 10 कुमारों की कथा पूरी हो जाती है। तीनों भागों की शैली में थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है। दशकुमार चरित का कथानक घटना प्रधान है, जिसमें अनेक रोमांचक घटनाएं पाठकों को विस्मय और विवाद के बीच ले जाती है। कहीं भयंकर जंगल में घटनाक्रम पहुंचता है, तो कहीं समुद्र में जहाज टूटने पर कोई तैरता हुआ मिलता है। तो घटनाएं और विषयों का वर्णन दोनों ही समान रूप से दंडी के लिए महत्व रखते हैं। कथा वस्तु कहीं भी वर्णनों के क्रम में अवरुद्ध नहीं होती। दंडी के चित्रण में सामान्यतः समाज की प्रधानता, जिसमें निम्न कोटि का जीवन बिताने वाले धूर्त, जादूगर, चालाक, चोर, तपस्वी, सिंहासनच्युत राजा मतलब जिनको
सिंहासन जिनका छूट गया है या किसी ने उस पर अधिकार कर लिया है। पति वंचक नारी, ठगने वाली वैश्या, ब्राह्मण, व्यापारी और साधु। दंडी का हास्य और व्यंग्य भी उच्च कोटि का है। दंडी अपने वर्णनों में कहीं सहज और कहीं गंभीर प्रतीत होते हैं। दंडी की सबसे बड़ी विशेषता सरल और व्यावहारिक किंतु ललित पदों से युक्त गद्य लिखने में है। वे लंबे समासों, कठोर ध्वनियों और शब्दाडंबर से दूर रहते हैं। भाषा के प्रयोग में ऐसे स्वाभाविकता किसी अन्य गद्य कवि की नहीं मिलती। दंडी का पद लालित्य संस्कृत आलोचकों में विख्यात है, इसलिए कहा दंडिनः पद लालित्यम। दशकुमार चरित की विषय वस्तु किसी भी आधुनिक रोमांचकारी उपन्यास से कम नहीं है। जैसे आज के समय में बहुत सारे उपन्यास लिखे जाते हैं, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या अन्य भाषा में, उसी तरह संस्कृत का ये उपन्यास माना जा सकता है दशकुमार चरितम। तो ऐसे ही दूसरे कवि हुए सुबंधु। तो सुबंधु बाण भट्ट के हर्षचरित की प्रस्तावना में वासुदत्ता को कवियों का दर्प भंग करने वाली रचना का है। वासुदत्ता है, दो तरह के वासुदत्ता नाम से दो ग्रंथ, एक वासुदत्तम है, एक वासुदत्ता है ना, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार कादम्बरी को उन्होंने दर्प भंग करने वाली रचना का, इसी प्रकार कादम्बरी को उन्होंने दो कथाओं वासुदत्ता तथा बृहद कथा से उत्कृष्ट कहा है। इससे ज्ञात होता है कि सुबंधु बाण के पहले हो चुके थे। वासुदत्ता सुबंधु की उत्कृष्ट रचना है ना। वासुदत्ता, दोनों में कथा भी अलग अलग है, परंतु नाम में ध्यान रखना, एक जो हमने भास नाटक चक्र में आता है वो वासुदत्तम है, वासुदत्तम है ना। और दशकुमार कंदर्प केतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा को देखता है। इसमें जो वासुदत्ता का कथा का वर्णन क्या है, देखो, है तो दोनों में, उसमें भी स्वप्न का कुछ विषय आता है, लेकिन उस विषय का कुछ अलग है और यहाँ की कथा का कुछ अलग है। वहां नायिका वासुदत्ता होती है और एक पद्मावती होती है, दोनों का विषय अलग है। पद्मावती और वासुदत्ता के विषय में ही सारा वहां वर्णन आता है। तो राजा कंदर्प केतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा को देखता है और अपने मित्र के साथ उनकी खोज में निकल जाता है। वह विंध्याटवी में एक मैना के मुख से वासुदत्ता का वृतांत सुनता है। उधर वासुदत्ता भी स्वप्न में कंदर्प केतु को देखकर उसके प्रति प्रेमासक्त हो जाती है। दोनों पाटलिपुत्र में मिलते हैं, प्रेम युगल जादू के घोड़े में चढ़कर भाग जाते हैं और विंध्यांचल में पहुंचकर सो जाते हैं। राजकुमार जब जागता है तब वासुदत्ता को नहीं पाता। बहुत ढूंढने के बाद वह एक प्रतिमा को देखता है और स्पर्श करते ही प्रतिमा वासुदत्ता बन जाती है। बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। तो इस तरह करके ये कह रहे हैं कि संक्षिप्त कथानकों को विस्तृत वर्णन और कल्पना शक्ति से सुबंधु बहुत फैलाते हैं। उनका लक्ष्य रोचक और सरस कथा का आख्यान नहीं है, अपितु वर्णन शैली को, है ना, वर्णन कौशल को चमत्कार उत्पन्न कर गौरव अर्जित करना चाहते हैं। नायक नायिका के रूप का वर्णन करने में, उनके गुणगान में उनकी तीव्र विरह वेदना, मिलन की आकांक्षा और संयोग दशा के चित्रण में सुबंधु ने पर्याप्त शक्ति लगाई है। तो इस कार्य में सुबंधु के व्यापक अनुभव तथा पांडित्य की भी बड़ी सहायता की है। पांडित्य ने भी उनकी बड़ी सहायता की है। तो इस तरह करके ये सारी कथानक है ना। सुबंधु को अगर कहते तो श्लेष का उन्होंने बहुत गर्व रहता था उनको, और वो कहते थे कि कथा के अक्षर अक्षर में श्लेष भरने का वो दावा करते। पूछा भी जाता है प्रश्न, भाई किस कवि को श्लेष में दर्प भंग करने वाला कहा गया है, कि भाई श्लेष में वो हमेशा एक एक शब्द में श्लेष भरने का दावा कौन करता है, तो वो सुबंधु करते हैं। और अन्य अलंकारों का भी उन्होंने प्रचुर प्रयोग किया है। यत्र तत्र पद्यों का प्रयोग करके अपनी शैली को उन्होंने बहुत रोचक बनाया है। वासुदत्ता वास्तव में सुबंधु की शैली का चमत्कार दिखाने का सुंदर अवसर देती है।
लंबे समासों का प्रयोग तथा अनुप्रासों का अत्यधिक उपयोग सुबंधु के शैली की विशेषता है। समासों में स्वर माधुर्य और अनुप्रासों में संगीत अपने युग के अनुरूप उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन किया है। तो ऐसे ही तीसरे हमारे बाण भट्ट। तीन ही कवियों का गद्य काव्य में बड़ा प्रसिद्धि है, दंडिका है और सुबंधु और तीसरे बाण भट्ट। संस्कृत गद्य साहित्य में सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार बाणकी है। इनके विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित के आरंभ में इन्होंने हर्षचरित इनका महाकाव्य है ना, जो हमने महाकाव्य में जब पढ़ा था तो उसमें है। आरंभ में इन्होंने अपने वंश का पूरा विवरण दिया है। ये वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चित्रभानु था। अल्पावस्था में ही ये अनाथ हो गए थे, किंतु विद्वानों के परिवार में जन्म लेने के कारण इन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया था। युवा अवस्था में अनेक कलाओं और विद्याओं के जानकार मित्रों की मंडली बनाकर इन्होंने पर्याप्त देशाटन किया था। जब अनेक अनुभवों से संपन्न होकर बाण अपने गांव प्रीतिकूट शोण तट पर लौटे तो हर्षवर्धन ने अपने अनुज कृष्ण के द्वारा इन्हें अपने राजसभा में बुलाया और बाण कृपा से हर्ष की सभा में रहने लगे। और हर्षवर्धन का समय 607 ईसा से लेकर 648 ईसा है, इसलिए बाण का समय भी वही माना जाता है। तो बाण भट्ट के गद्य काव्य लिखे, एक हर्षचरित तथा दूसरे कादम्बरी। तो कादम्बरी के बारे में तो सभी परिचित है। बाण भट्ट को चंडी शतक का भी लेखक मानती है, परंतु उसका सही प्रमाण अभी नहीं मिलता है। हर्षचरित का एक आख्यायिका काव्य है, गद्य काव्य के ही एक उसको भेद है, आख्यायिका कहते हैं, जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष या घटनाओं का वर्णन किया जाता है। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। आरंभिक 2.5 उच्छ्वासों में बाण ने अपने वंश का तथा अपने वृत्तांत दिया है। राजा हर्षवर्धन की पैतृक राजधानी स्थानेश्वर का वर्णन कर वे हर्षवर्धन के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। इसके बाद राजा प्रभाकर वर्धन के पूरे जीवन का विवरण देकर वे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राज्यश्री इन तीनों भाई बहन के जन्म का रोचक वृतांत देते हैं। पंचम उच्छ्वास से इस परिवार के संकटों का आरंभ होता है और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, राज्यश्री का विधवा होना, राज्यवर्धन की हत्या होना और राज्यश्री का विंध्याटवी में पलायन, हर्षवर्धन द्वारा उसकी रक्षा, ये सभी घटनाएं क्रमशः वर्णित है। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में हर्षवर्धन व्रत लेता है कि दिग्विजय के बाद ही वह बौद्ध हो जाएगा। यही हर्षचरित का कथानक समाप्त हो जाता है। और बाण ने हर्ष के प्रारंभिक जीवनी ही लिखी, उसके राज्य संचालन की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया। बाण भट्ट की भेंट हर्ष से तब हुई थी जब हर्ष समस्त उत्तर भारत का सम्राट था। इसलिए यह समस्या बनी हुई है कि बाण ने हर्ष का पूरा जीवन चरित्र क्यों नहीं लिखा। उन्होंने हर्षवर्धन की विशेषताएं तो बतलाई है, इसके साहसिक कार्यों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी प्रारंभ में ही किया है, किंतु उसके राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से वर्णन नहीं किया। इतिहास का संक्षिप्त रूप यहाँ काव्य के विशाल आवरण को ढक गया है। तो हर्षचरित में बाण भट्ट का पांडित्य व्यापक अनुभव प्रकट करता है और विस्तृत वर्णन, सजीव संवाद, सुंदर उपमाएं, झंकार करती शब्दावली, रसों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सभी गुण बाण की गद्य शैली में प्रचुर रूप में प्राप्त होते हैं। राज्यश्री के विवाह वर्णन में जहां आनंद और उल्लास का सजीव विवरण मिलता है, वहीं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु मार्मिक रूप से वर्णित है। तो इसी तरह उन्होंने कादम्बरी लिखी। तो कादम्बरी का प्रायः सभी को आप लोगों को अनुभव है, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ी हुई है। प्रारंभ कादम्बरी के लिए कहा जाता है जब बाण उच्छिष्टम जगत सर्वम, भाई बाण ने जो काव्य की शैली में सभी तरह के काव्यों का विवरण किया है ना। इसमें उपमा कालिदास भारवेरथ गौरवम और दंडिनः पदलालित्यम, तो इन्होंने सभी काव्यों की शैली को अपने से कादम्बरी में रखा है। तो इसके बारे में आता है कि ये जो गद्य काव्य है और ये इसका जो कथानक उच्छ्वास अध्याय आदि में विभाजन नहीं किया गया, पूरी कथा का 2/3 भाग ही बाण ने लिखा है, 1/3 भाग उनके पुत्र ने लिखकर जोड़ा है जो अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ से दुखी था। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रपीड़ नायक तथा पुंडरिक उसके मित्र के 3 जन्मों से संबंध रखती है। और आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का वर्णन है। उसकी राज्यसभा में चंडाल कन्या वैशंपायन नामक एक मेधावी तोते को लेकर आती है। यह तोता राजा को अपने जन्म और जावाली के आश्रम में अपने पहुंचने का वर्णन सुनाता है। जावाली ने तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। तदनुसार राजा चंद्रापीड़ और उसके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय में जाता है, जहां अच्छोद सरोवर के निकट महाश्वेता के अलौकिक संगीत से आकृष्ट होता है। वहां कादम्बरी से उसकी भेंट हो जाती है और वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। महाश्वेता एक तपस्वी कुमार पुंडरिक के साथ अपने अधूरे प्रेम की कहानी सुनाती है। उसी समय चंद्रापीड़ अपने पिता तारापीड़ के द्वारा उज्जैन बुला लिया जाता है, किंतु वह वियोगजन्य व्यथा से पीड़ित रहता है। पत्र लेखा से कादम्बरी का समाचार सुनकर वह प्रसन्न होता है। यही बाण की कादम्बरी समाप्त हो जाती है और महाश्वेता वैशंपायन को तोता बनने का शाप देती है। यह वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है। शाप के बाद वह मर जाता है। इससे चंद्रापीड़ भी दुखी होकर मर जाता है। महाश्वेता तथा कादम्बरी राजकुमार के शरीर की रक्षा करती है। अंत में सभी को जीवन प्राप्त होता है। तो ये सारी कहानी इसमें आ जाती है। कादम्बरी में कथा को ही नहीं, वर्णनों का भी यहाँ महत्व दिया गया है। इसमें रस, अलंकार, गुण एवं रीति, इन सब का प्रयोग किया गया और ये इसको जो जिनमें सारी चीजों को जोड़ा जाता है उसको कहते हैं पांचाली। ये शैली को पांचाली शैली कहा जाता है। इसीलिए ये सारा जिन्होंने सभी दृष्टियों रखी और आलोचकों ने एक स्वर में कहा बाण उच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात उनके वर्णनों से कुछ भी नहीं बचा। अर्थात जितनी भी जो वर्णन की शैलियां थी वो सारी उन्होंने प्रयोग में लाई है। तो ऐसे ही अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय है। ये भी आप लोगों ने प्रायः पढ़ा हुआ है। रूसा में तो सभी ने पढ़ा है ना। अब के रूसा में ये शायद नहीं है। एक आधुनिक गद्य काव्य शिवराज विजय है ना, जो महान देशभक्त शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित आधुनिक उपन्यास की शैली में लिखा गया। इसका समय 1858 से 1900 ईसा के आसपास का है। इनका कार्य क्षेत्र बिहार रहा है। तो इसमें कहानी क्या है, इसमें अंग्रेजों का और मुस्लिमों का वो सारा विवरण उसमें आ जाता है। शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक है जिसमें कवि की कल्पना का प्रचुर प्रयोग है। इससे घटनाएं गतिशील और प्रभावशाली हो गई है। व्यास जी की शैली में प्रसाद गुण, कथा प्रवाह, कल्पना की विशुद्धता मिलती है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह गद्य काव्य शिवाजी औरंगजेब के संघर्ष की घटनाओं पर आश्रित है और यशवंत सिंह, अफजल खां, कई ऐतिहासिक पात्रों को इसमें चित्रित किया गया जो शिवाजी भारतीय आदर्श संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के रक्षक के रूप में दिखाए गए। तो उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व गद्य काव्य में पूर्णतः चित्रित है। इसमें जहां तहां फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है
पूरी रचना 12 निश्वासों में विभक्त है। यह आधुनिक गद्य साहित्य का गौरव ग्रंथ है। तो अन्य गद्य काव्य है जो संस्कृत भाषा में गद्य रचना भी कम नहीं हुई, उसके साथ साथ भी बहुत सारी रचनाएं होती रही, आज तक भी होती रहती है। तो धारा नगरी के जैन कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में तिलक मंजरी लिखा। बाण की शैली का ही इसमें अनुकरण किया गया। और पंडिता क्षमा राव ने 1890 से 1954 के बीच का, उन्होंने गद्य लेखकों में अग्रणी रही। ये हम जो स्त्री पात्रों के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, एक अध्याय में केवल मात्र स्त्री लेखिकाओं की ही अधिक चर्चा होगी। उन्होंने कथा, मुक्तावली, विचित्र परिभाष, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि कई गद्य काव्य लिखे। तो इस तरह करके हमारा ये गद्य काव्य है। तो गद्य काव्य में दंडी, बंधु और बाण 3 कवियों के प्रमुख बातें आती है। दंडी की 10 कुमार चरित और 10 कुमारों की कथा वर्णित है। दंडी, इसी में अन्य जो ग्रंथ है, काव्य आदर्श, अवंती सुंदरी कथा है। सुबंधु का वासुदत्ता गद्य काव्य है, जिसमें राजकुमार कंदर्प केतु और राजकुमारी वासुदत्ता का प्रणय चित्रित है। बाण भट्ट गद्य साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि है। इनके 2 प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी बाण भट्ट की उत्कृष्ट गद्य रचना, जिसके लिए कहा बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। और दंडिनः पदलालित्यम भी याद रखना। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित है। यह आधुनिक गद्य काव्य है। इसके अतिरिक्त जो धनपाल द्वारा तिलक मंजरी, क्षमाराव का कथा मुक्तावली, सोढल द्वारा रचित उदय सुंदरी कथा है ना, तो ये सारे हमारे इसमें ग्रंथ आते। ये तो थे गद्य काव्य। अब हम बात करेंगे कथा साहित्य की। कथा साहित्य के बारे में आप लोग यद्यपि बहुत से तो परिचित है कथा साहित्य से, कि इसमें कौन कौन से आते हैं। जिसमें नीति कथा की बात हो, लोक कथा की बात हो, इन सब की हम यहाँ चर्चा करेंगे। बहुत से विषय ऐसे आए, एक नई नई चीजें जो हमारे सामने आती कि संस्कृत भाषा में प्राचीन काल से ही नीति कथाओं का और लोक कथाओं का साहित्य लिखा जाता है। कथा के द्वारा बालकों को शिक्षित करना एवं जन सामान्य का मनोरंजन करने की प्रवृत्ति सभी देशों में है। प्राचीन भारत में भी कथा के माध्यम से कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मनोरंजन के विविध माध्यमों में कथा कहना और सुनना बहुत समर्थ तथा शक्तिशाली साधन है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों, बौद्ध जातकों तथा पुराणों में अनेक कथाएं दी गई है, जिनमें शिक्षा और मनोरंजन दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। भारत का प्राचीनतम कथा संग्रह पंचतंत्र है ना। इसके बाद भी कथा साहित्य परंपरा अवच्छिन्न चलती रही है। पंचतंत्र को सबसे बड़ा माना जाता है। और पंचतंत्र में है क्या? पंचतंत्र में पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को भी पात्र बनाया गया, उससे कथा लिखी गई है। और 5 तरह के तंत्रों पे ही यहाँ बात हुई है, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। नैतिक शिक्षा दी गई है। आचार और नीति कुशलता प्रदान करने के लिए कथाओं का मुख्य उद्देश्य था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे एक है ना, राजा के जो पुत्र थे, वो शिक्षा से दूर भागने वाले राजकुमारों को आचार व्यवहार का ज्ञान देने के लिए कथाएं कही गई है। शिक्षा का यह पद्यों द्वारा की गई, जितनी भी बातें कही है पद्यों द्वारा, बाकी जो कथा चलती है वो गद्य में चलती है। पंचतंत्र में कथाओं को परस्पर संबद्ध करके इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि कथा के अंतिम श्लोक में अगली कथा का संकेत मिलता है। मतलब एक कथा के अंदर दूसरी कथा है, तो कथा के ऊपर कथा चलती रहती है और ऐसा संकेत आगे तक एक श्रृंखला बनाई गई है पूरी तरह। कथा बस इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक कथा सूत्र याद रखना होता है और उसी पे ही आगे चलते रहना। तो ये 5 खंडों में लिखी गई पूरी पुस्तक है। इसमें एक मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकीय, लब्ध प्राणाश तथा अपरीक्षित कारक, ये 5 भेद इसमें दिए गए, इसलिए इसका नाम पंचतंत्र है। 5 तरह के तंत्र इसमें उल्लिखित है। मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकीय, लब्ध प्राणाश, अपरीक्षित कारक। तो इसमें कुल मिला के सारी अगर पंचतंत्र में आती है तो 70 कथाएं आती है।
और 900 श्लोक इसमें है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। और इसके व्यक्तित्व तथा समय के विषय में कुछ कहना कठिन है। कुछ बहुत से लोगों विष्णु शर्मा को कौटिल्य या चाणक्य से संबद्ध मानते हैं। पंचतंत्र के अनुसार वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे और वैदिक धर्म के अनुयायी थे। अर्थशास्त्र का सार उन्होंने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। अब कहानी कहाँ से चलती है? तो महिला आरोप्या नाम कोई नगर है, वहां के राजा अमर सिंह है। उनके 3 पुत्र होते हैं। अमर सिंह राजा है ना। उनके 3 पुत्र हैं, तीनों मूर्ख है। तो फिर वो राज्यसभा में लोगों को बुलाता कि कहता कि इनको कौन भी वो कर सकता है, शास्त्र ज्ञान दे सकता। तो बहुत से लोग आते लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। फिर जाके विष्णु शर्मा था जो 6 मास में राजनीति और व्यवहार पटु बनाने के लिए पंचतंत्र लिखा गया था, उसी के लिए। इस पंचतंत्र का प्रचार विदेशों में भी बहुत हुआ है और इसका अनुवाद भी, है ना, पहलवी भाषा में हुआ है, इंग्लिश में हुआ है। तो ऐसे ही सीरियन ईसाई पादरी ने इसका सीरियन भाषा में अनुवाद किया और ऐसे करते करते ये विदेश में, ना, यूरोपीय देशों में भी ये फैल गई है। जो पंचतंत्र की बहुत सी कहानियां मिलती है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, अन्य पूर्वी देशों में भी पंचतंत्र की कथा अनुवाद के माध्यम से पहुंची है। इस प्रकार यूरोप और एशिया की अधिकांश भाषाओं में पंचतंत्र अपनी रोचकता के कारण पहुंच गया है। इसमें अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग है। यह संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए भाषा और शैली को सिखाने का उत्तम साधन है। मध्य पूर्व में इसकी प्रसिद्धि बुद्धि विषयक पुस्तक अकल की किताब के रूप में है। दूसरी पुस्तक है हितोपदेश। हितोपदेश नारायण पंडित का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें भी नीति कथाओं का ही संग्रह है। इसके लेखक है नारायण पंडित। इन्होंने भी, मतलब जैसे हमारे पास पंचतंत्र है उसी तरह के इसमें भी कहानी है और ये 14वीं शताब्दी के आसपास का है। हितोपदेश में 43 कथाओं में से 25 पंचतंत्र से ली गई है। नारायण पंडित के आश्रयदाता बंगाल के राजा धवल चंद्र थे। हितोपदेश में 4 परिच्छेद है। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। ये जो प्राकशास्त्र प्रथम वर्ष आप में से पढ़ के आए उन सबने पढ़ी भी है। कथा से कथा आरंभ करने की पद्धति इसमें भी पंचतंत्र से ही आई है। तो इन्होंने भी नीतिगत ही विषय बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसमें शिक्षा की अगर बात करते हैं तो इन्होंने कहा उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, और माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठितः न शोभते हंस मध्य बको यथा। ये सारे जो है इन्होंने कहे हैं कि वे जो इसी में आते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हितोपदेश में ही आते हैं, है ना। वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो ऐसे ही एक कथा साहित्य की बात करते हैं तो बृहत कथा है। यह गुणाढ्य के द्वारा पैशाची भाषा में लिखी गई कथा है। मूल ग्रंथ इसका उपलब्ध नहीं होता। गुणाढ्य का काल ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। कश्मीर की जनश्रुति के अनुसार बृहत कथा श्लोकों में थी, किंतु दंडी इसे गद्य रचना के रूप में संकेतित करते हैं। गुणाढ्य ने लोक जीवन में प्रचलित कथाओं का संकलन करके इसकी रचना की थी। इसका नायक उदयन का पुत्र नरवाहन दत्त है और नायिका मदन मंजूषा है, जिसका अपहरण मानस बेग कर लेता है। मंत्री गोमुख की सहायता से राजकुमार मदन मंजूषा को पाकर विद्याधरों का राजा बनता है। आलोचकों ने उस पर रामायण के सीता हरण का प्रभाव बताया है। तो इस तरह करके संस्कृत कवियों ने लेखक गुणाढ्य की प्रशंसा की। बृहद कथा के कथानक को जानने के साधन संस्कृत भाषा में कतिपय ग्रंथ लिखे गए। बृहद कथा मंजरी, सरित सागर इत्यादि। तो बृहद कथा और श्लोक संग्रह ये भी एक कथा साहित्य है। इसमें बुद्ध स्वामी के द्वारा बृहद कथा का संक्षिप्त रूपांतर है। इसमें 28 सर्ग प्राप्त होते हैं, जिसमें 4500 श्लोक है। 28 सर्ग है और 4500 श्लोक है और 6ठी शताब्दी के आसपास लिखे गए। ये नेपाल के निवासी माने जाते हैं।
ऐसे बृहद कथा मंजरी है। बृहद कथा मंजरी का संक्षिप्त संस्करण क्षेमेंद्र द्वारा महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें 7500 श्लोक है। ये क्षेमेंद्र कश्मीरी कवि थे जिनका समय 995 से लेकर 1070 रहा। इन्होंने महाभारत और रामायण के जिस प्रकार संक्षिप्त संस्करण बनाए उसी पद्धति से इन्होंने बृहद कथा मंजरी भी लिखी। मूल कथाओं को कांट छांट होने से दुरूहता उत्पन्न हो गई है, अतः वर्णन प्रायः शुष्क हो गए हैं। नरवाहन दत्त पर केंद्रित इस काव्यात्मक कथा में अनेक उपकथाएं दी गई है, जिससे मूल कथा वस्तु शिथिल हो गई है। क्षेमेंद्र ने इसमें अनेक विच्छिन्न कथाओं को परस्पर गूंथने का प्रयास किया है। ऐसे कर है ना, कथा सरित सागर है, बृहद कथा का ही सबसे बड़ा उपलब्ध संस्कृत संस्करण है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, मतलब मान के चलो कि रामायण के बराबर है। इसके लेखक सोमदेव है, ये भी कश्मीर के निवासी थे, एक क्षेमेंद्र के समकालिक माने जाते। उन्होंने राजा अनंत की पत्नी सूर्यमती के विनोद के लिए 1063 तथा 1081 के बीच में इस ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ का विभाजन लंबकों और तरंगों में किया गया था। सोमदेव ने इसमें सरस और अलंकृत शैली का प्रयोग किया है। कश्मीर के विदूषकों और सामान्य जनों की कहानियां भी इसमें जोड़ी गई है। अंधविश्वास, जादूगरी, शैव मत, बौद्ध मत, कर्मवाद, शिव पूजा, मातृ पूजा इत्यादि का चित्रण इस ग्रंथ में कुशलता से किया गया है। सोमदेव की कथा शैली सरल और प्रवाहमय है, कठिन शब्दों और जटिल कथानकों का प्रयोग ये नहीं करते। कुल मिलाकर कथा सरिसागर अत्यंत लोकप्रिय है। तो ऐसे बैताल पंचविंशतिका है, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा भी, टीवी सीरियल भी इसमें बना था। विक्रम और बैताल की जो कथा है ना, वही है। इस कथाओं का विक्रम इसमें प्राचीनतम और बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर में मिलता है। इसमें 25 कहानियां हैं। इसके कई संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण शिवदास का है, वो कई श्लोक उसमें भी मिलते हैं। गद्य पद्यात्मक संस्करण है। दूसरा संस्करण बिल्कुल गद्यात्मक है, जो जम्भल दत्त के द्वारा बनाया गया है। ये दोनों संस्करण 14वीं शताब्दी के पहले के ही बन चुके थे। इनकी कथाएं इतनी लोकप्रिय है कि भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद के रूप में पाई जाती है। इसमें विक्रमसेन की कथाएं हैं। कोई सिद्ध पुरुष या राजा को रत्न गर्भित फल देता है। उसकी सिद्धि की सहायता के लिए राजा को एक वृक्ष पर लटकते हुए शव को लाने के लिए कहता है। वह शव किसी बैताल के वश में है, जो शव ले जाते समय राजा को चुप रहने के लिए कहता है, किंतु बैताल ऐसी विचित्र कथाएं सुनाता है कि राजा को बोलना ही पड़ता है। बैताल के प्रश्न अत्यंत जटिल है, किंतु राजा का उत्तर भी बड़ा सुंदर होता है। तो इसी प्रकार ग्रंथ पहेली और उसके उत्तर के रूप में कथाओं में ना बुद्धि परीक्षा होती है। ऐसे सिंहासन द्वात्रिंशिका है, मतलब द्वात्रिंशत पुतलिका, ऐसा भी इसका दूसरा नाम है। इसमें 32 पुतलिका है जो राजा भोज की कहानियां सुनाती है। राजा भोज भूमि में गड़े हुए विक्रमादित्य के सिंहासन को उखाड़ता है और उस पर बैठना चाहता है, किंतु उस सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलिका एक एक करके विक्रमादित्य के पराक्रम को सुनाती है और राजा भोज को अयोग्य सिद्ध करके उस पर बैठने के लिए रोकती है। इस कथा के दो संस्करण हैं, एक दक्षिण भारतीय और दूसरा उत्तर भारतीय। और भारतीय संस्करण में भी 3 पाठ इसमें मिलते हैं, जैन पाठ, बंगाली पाठ तथा लघु पाठ। दक्षिण भारतीय संस्करण विक्रम चरित कहलाता है और इसके भी पद्यबद्ध और गद्यबद्ध 2 पाठ है। इसमें कौन सा संस्करण मौलिक है यह कहा नहीं जा सकता। इसी तरह एक शुक सप्तती है जिसमें 17 कहानियां हैं। इसका वक्ता एक तोता होता है। ये मदन सेन नामक एक व्यापारी अपनी पत्नी से दृढ़ अनुराग रखता है, किंतु
उसे कार्यवश परदेश जाना पड़ता है। जाते इसमें वह पत्नी की देखभाल के लिए एक तोते को छोड़ जाता है। जब नववधु अपने सती धर्म को छोड़ने के लिए उद्यत होती है, तब तोता प्रत्येक रात को एक कहानी सुनाता है। कहानी से मनोरंजन तो होता है, वियोग की पीड़ा भी दूर होती है और वह अपनी पथ भ्रष्ट होने से बच जाती है। 17वीं शत है ना, कहानी पूरे होते ही उसका पति विदेश से लौट आता है। तो इसी तरह कहानी है। कोई दुष्चरित्र है ना, चरित्र स्त्रियों की चतुरता का वर्णन है। ये सभी कहानियां उपदेशप्रद, रोचक तथा सरल है। इनकी रचना गद्य में हुई, किंतु कहीं कहीं पद्य भी इसमें आता है। इस ग्रंथ के भी दो पाठ मिलते हैं। एक पाठ चिंतामणि भट्ट रचित मिलता है और दूसरा मतावलंबी नामक लेखक का मिलता है। तो दो तरह के ऐसे और भी कथा साहित्य लिखे गए हैं, है ना, जो संस्कृत भाषा में है। बौद्ध, जैन, धार्मिक जैनों और वैदिक धर्म वाले लेखकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित कथाओं का गद्य पद्य में उनको लिखा है, जिनमें शुद्ध मनोरंजन था। अधिकांश लेखकों ने तो धार्मिक और नैतिक उपदेशों के लिए ही कथाएं लिखी। बौद्ध लोक कथाओं का प्राचीनतम ग्रंथ अवदान शतक, जिसका चीनी भाषा में अनुवाद 3री शताब्दी में हो गया था, अतः यह इसके पूर्व की रचना है। इसकी कहानी उपदेशों से भरी है। दूसरा प्रमुख कथा ग्रंथ है दिव्यावदान, जिसमें साहित्यिक सौंदर्य तो नहीं, किंतु कथाएं रोचक हैं। अशोक के पुत्र कुणाल की करुण तथा इसमें आई कुणाल की करुण कथा इसमें आई है। जिसकी आंखें उसकी विमाता ने निकलवा दी थी। इसका रचना काल भी 2री शताब्दी के आसपास का है। आर्यशूर की जातकमाला, जो बौद्ध ग्रंथ ही एक तरह का है, इसमें बोधिसत्व की 34 कथाएं आती है। इसमें महायान धर्म के अनुसार बोधिसत्व के दिव्य कर्मों का वर्णन किया गया। यदि आप लोग जानते होंगे तो बौद्ध दर्शन में दो तरह के यान संप्रदाय, मतलब महायान और हीनयान, इनकी बातें आती है। महायान का मतलब बड़ा जहाज, बड़ी गाड़ी, है ना, जो उस सारे संप्रदाय के सारे नियमों को मानने वाले। हीनयान वो उससे छोटे वाले। तो ये जो चार इनके भावनाएं हैं पौधों की, है ना, जिसमें हम लोग माध्यमिक, सौत्रांतिक, वैभाषिक और योगाचार, तो इनकी बात इसमें आती है। माध्यमिक और सौत्रांतिक जो है हीनयान में आते हैं और वैभाषिक और योगाचार महायान में आते हैं। जिन्होंने बहुत सारे विषयों को छोड़ दिया वो हीनयान में आए। जिन्होंने बहुत से विषयों को, जो ये बौद्ध के जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेशों को उन्होंने पूर्ण तरह से लिया और उनके जो आगे उन्होंने नियम बताए थे उनको फॉलो किया, वो महायान में रह गए। तो जातकमाला पंचतंत्र के समान ही गद्य पद्यात्मक रचना है, किंतु इसकी शैली कुछ अलंकृत है और लंबे समास भी आए। इसका समय 3री या 4री शताब्दी माना जाता है। और भी जैनों ने भी अनेक कथाएं लिखी। अधिकांश कथाएं प्राकृत में है, किंतु संस्कृत में भी कुछ कथा ग्रंथ इनके मिलते हैं। सिद्धार्थ की एक उपमिति भप्रपंच कथा में प्रतीकात्मक रूप से आत्मा का वर्णन है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है 1305 ईस्वी में। इसमें 5 प्रकाश है, जिनमें कई प्राचीन कथाओं और विद्वानों और कवियों का वृत्तांत मिलता है। अन्य जैन कवि राजशेखर हुए जो 1350 ने, इन्होंने प्रबंध कोश लिखा, जिसमें 24 प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी है। ऐसे विद्यापति ने 14वीं शताब्दी में पुरुष परीक्षा की रचना की, लोकनीति का ज्ञान दिया। 44 कथाएं इसमें है। तो इस तरह करके और भी 16वीं शताब्दी में बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध लिखा, जिसमें राजा भोज और कालिदास के विषय में प्रचलित दंत कथाओं को गद्य पद्यात्मक संग्रह दिया। तो ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सी कथाओं का वर्णन यहाँ आता है। तो ये कुछ कुछ अंश को हम देखेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा। ये कथाओं के द्वारा बालकों को शिक्षित करने के लिए संस्कृत में अनेक लोक कथाएं और नीति कथाएं लिखी गई है।
विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, जो पशु पक्षियों तथा मनुष्यों को पात्र बनाकर कथाएं लिखी गई। इसमें 5 तंत्र है: मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलोकीय, लब्ध प्राणाश और अपरीक्षित कारक। हितोपदेश नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश में पंचतंत्र का अनुकरण करते हुए नीति कथाएं संकलित है। इसमें 4 परिच्छेद है: मित्र लाभ, श्रुत भेद और विग्रह और संधि। बृहद कथा गुणाढ्य ने पैशाची प्राकृत में बृहद कथा की रचना की। बृहद कथा श्लोक संग्रह बुद्ध स्वामी ने संस्कृत भाषा में बृहद कथा श्लोक संग्रह ग्रंथ की रचना की, जो जिसका बृहद कथा का संक्षिप्त रूपांतर है। बृहद कथा मंजरी कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने महाकाव्य की शैली में बृहद कथा का ही संस्कृत रूपांतर किया। कथा सरित सागर, ये सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर बृहद कथा का ही संस्कृत में सबसे बड़ा संस्करण है। वेताल पंचविंशतिका बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर पर आधारित है। और वेताल पंचविंशतिका में राजा विक्रम के द्वारा वेताल को ढोने और उस वेताल के द्वारा कही गई 25 कथाओं का संग्रह है। सिंहासन द्वात्रिंशिका में 32 पुतलिका राजा भोज को 32 कहानियां सुनाती है। शुक सप्तति, इसमें तोता प्रत्येक रात्रि में 70 कहानियां सुनाता है। प्रत्येक रात्रि में मतलब एक कहानी सुनाता है, तो कुल मिला के 70 कहानियां, जिसमें व्यापारी मदन सेन की पत्नी पथभ्रष्ट होने से बचती है। तो ऐसे इन कथाओं के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मावलंबियों ने भी अनेक कथा ग्रंथों की रचना की। तो बौद्ध कथा में अवदान शतक, दिव्यावदान, आर्यशूर का जातक माला, राजशेखर का प्रबंध कोश इत्यादि इत्यादि हमारे ग्रंथ है। तो इस प्रकार ये सारा विवरण हमने एक बार देख लिया।